Hello friends. So in this class we are going to start exercise 2.2. हमने पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा था 2.1. अगर आपने नहीं देखा है जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक दी हुई है. पहले वो सारे वीडियोस देख लीजिए, पहले अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 देखिएगा. एक्सरसाइज 2.2 दैट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन क्वेश्चन. There is a one situation, we have to solve the situation. पहले तो उसमें से सिचुएशन से हमें एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 of chapter number 2, linear equation in one variable. The first question: if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? ओके, चलिए पहले तो क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 from a number, which number that you don't know, that is given from a number, which number that you don't know. So here what we will do in the situation questions, in the problem sums, we have to assume some variables. अभी assume किसे करेंगे? जो मिसिंग है उसे, हाँ, जो दिया है उसे assume नहीं करना है. एक चीज हमेशा याद रखना कि जो मिसिंग है उसे एज्यूम करना है. यहाँ पे क्या कहा है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 from a number, which number we don't know. So suppose that number is x. अभी यहाँ पे क्या होगा? If we subtract 1 by 2 from x and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. Okay, अभी इसको पूरा का पूरा कैसे करेंगे? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. So here we will start as let the number be x. जो हमने सपोज किया है, जो भी हमारा सपोजिशन है वो यहाँ पे लिखना है. लेट द नंबर बी x. जो मिसिंग वाला था वो हमने यहाँ पे लिखा. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल राइट. पहले तो हमें ले लिया कि नंबर जो है x है. अभी जो क्वेश्चन में दिया है उसमें से हम क्या कर सकते हैं? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर x, यहाँ पे क्या कहा है कि 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? x में से. तो मैं क्या करूंगा? x minus 1 by 2, क्योंकि कहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर x, तो x में से मैंने 1 by 2 सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट यानी ये पूरा मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2, यानी कि इस पूरे को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 by 2 से और लास्ट में यू गेट 1 by 8. तो ये पूरा मैं अगर सोल्व करूं, तो जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 by 8, यानी कि इसके इक्वल में क्या है? 1/8. तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा क्या बन गया है? इक्वेशन बन गया. इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? जब भी हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं क्या मिलता है? वी ऑलवेज गेट द वैल्यू फॉर वेरिएबल्स. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? देखिए x इज अ वेरिएबल. यहाँ पे x वेरिएबल है भाई. तो अभी अगर x वेरिएबल है, इसको मैं अगर पूरा का पूरा ये इक्वेशन सोल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी? x की मिलेगी. हमें वही तो चाहिए, क्योंकि क्या पूछा है? व्हाट इज द नंबर? द नंबर इज x. तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी तो उसके हिसाब से हमें नंबर भी मिल जाएगा. ठीक है. अभी वेरिएबल में देखो, अगर मैं यहाँ पे ये सारे नंबर चेंज कर दूं तो वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, पर ये सारे नंबर तो फिक्स है. हाँ, इसीलिए x को वेरिएबल कहा जाता है. चलिए अब इसे सोल्व करते हैं. सोल्व करने के पहले यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक ब्रैकेट है, उसके मल्टीप्लिकेशन में है 1 by 2. तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी आप ट्रांसपोज कर रहे हो, मैं अगर 1 by 2 को ट्रांसपोज करूं, मैं अगर 1 by 2 को ट्रांसपोज करूं तो ये मल्टीप्लिकेशन से किसमें जाएगा? डिवीजन में. तो क्या होगा? x minus 1 by 2 is equals to 1/8 डिवाइड बाय 1 by 2. फ्रैक्शन है इसलिए मैं इस हिसाब से कर रहा हूं, वरना सीधा ही मैं डिवाइड लिख देता, पर अगर वापस लिखूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने डिवाइड साइन के साथ किया. अभी इस डिवाइड साइन को हटाना है तो क्या करेंगे? क्योंकि ये सीधा तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसको डिवाइड साइन को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूं. चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़े थे. अगर मैं ये डिवाइड साइन हटा के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूं, सो द बिहाइंड द साइन जो भी नंबर है उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये बिहाइंड द साइन है 1 by 2, तो 1 by 2 का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा. चलिए कैसे देखते हैं. ये है x minus 1 by 2 as it is equals to 1/8. डिवाइड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 by 2 क्या हो गया? 2/1. ये 2/1 में से 2 लिखो तो भी चलेगा.
अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट राइट 1 इन द डिनोमिनेटर, दैट इज 1 एज द डिनोमिनेटर, वी डोंट राइट। चलिए अभी इसको मैं कट कर सकता हूं, कैसे? 2 4 जा, ये हो गया 4 2 जा, तो ये कैंसिल होगा, 2 2 इज कैंसिल, 2 2 इज कैंसिल, तो यहां क्या बचा 4, तो 1/4 लिखते हैं आगे, तो ये होगा x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। अभी इसे आगे अभी सोल्व करते हैं, तो हमें क्या मिला था रिजल्ट, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4, यस। इसको भी सोल्व करेंगे। अभी देखो, टू सोल्व द इक्वेशन मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? वेरिएबल के साथ जितने भी टर्म है उसे सेपरेट कर दो, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स उसे सेपरेट कर दो, यानी कि वेरिएबल को अकेला कर दो। वेरिएबल के साथ अभी क्या है, -1/2, -1/2 अगर मैं ट्रांसपोज करूं, -1/2 अगर मैं ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज करके उसके राइट साइड ले जाऊं, तो वो सब्ट्रैक्शन में है, नेगेटिव है। सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, एडिशन। इसका क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2। अभी 1/4 प्लस 1/2 सीधा नहीं कर सकते ना, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तब क्या करेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर चेक करो, सेम है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कौन से नंबर का, 4 और 2 का, 4 और 2 का। तो कैसे करेंगे, 2 2 जा, 2 1 जा, देन 2 1 जा 1, so LCM is equals to 2 multiplied by 2, that is 4, that is 4. So here LCM is 4, तो अभी LCM 4 मिल गया, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1/4 है, तो नो नीड टू चेंज, हाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, उसको मुझे 4 में कन्वर्ट करना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 को, तो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ता है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 4। आगे देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 into 3, डिनोमिनेटर जो है उसे कॉमन लिखा जाता है, उसको ऐड नहीं करते, सिर्फ न्यूमरेटर को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। तो ये x इज इक्वल टू 3/4 इज आवर आंसर। ओके चलिए, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर। सो प्रॉब्लम सॉल्व में लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। एक तो जब भी आप स्टार्ट करो तब उसको बिल्डअप करना पड़ता है, ठीक है, क्या गिवन है, क्या है, जो कुछ भी है आप जो सपोज कर रहे हो, हाँ इनिशियली आपको सारी की सारी बेसिक डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, एंड लास्ट में आंसर का स्टेटमेंट। आंसर का स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है ना, जो क्वेश्चन है उसका उसी का आंसर उसमें से बन जाएगा। क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर। अभी नंबर क्या मिला हमें, 3/4, तो उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, सो द नंबर इज 3/4। बस ये स्टेटमेंट हो गया। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन में बेसिक डिटेल लिख रहे हो और एज वेल स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, वो क्वेश्चन में से ही आपको मिलेगा, रट्टा मारना नहीं है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें से आपको मिलेगा कि आपको क्या लिखना है, तो इतना ज्यादा सोचो मत। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। पहले तो शेप दिया है ना, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक तो शेप दिया है, कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, देन उसकी पेरीमीटर दी हुई है। ओके, जो गिवन है वो अच्छे से पहले नोट करो, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो तो पता चलेगा कि क्या गिवन है, उसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से सोल्व कर पाओगे। नाउ द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हेल्प करेगा इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लास्ट, what are the length and breadth of pool। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक तो पूल की लेंथ और ब्रेथ, दो चीज फाइंड करनी है, हमें दो चीज फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा। पहले तो हमें सपोज करना पड़ेगा जो मिसिंग टर्म है उसको सपोज
करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट द ब्रेथ बी x मीटर, ब्रेथ इज x मीटर। अभी मैंने ब्रेथ को ही क्यों सपोज किया, लेंथ को क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों मिसिंग है, ना ही लेंथ दिया है ना ही ब्रेथ दिया है। यहाँ पे अगर मान लो मैं लेंथ कर लो तो क्या होगा, पर जो कंडीशन दी है ना अभी वो देखो क्या कहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो किसके साथ कंपेयर किया है, देखो लेंथ को कंपेयर किया है ब्रेथ के साथ, लेंथ को कंपेयर किया है ब्रेथ के साथ। तो जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको मोस्टली सपोज किया जाता है, जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको मोस्टली सपोज किया जाता है, क्योंकि इक्वेशन बनाना भी इजी होगा। कैसे, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मुझे अगर ब्रेथ मिल जाएगा ना तो लेंथ इजीली मिल जाएगा। कैसे, जो कंडीशन दी है वो देखो अभी यहाँ क्या कहा था, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अभी जो भी ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है x, उसका ट्वाइस करता हूं मैं 2x, और 2 मीटर मोर है तो क्या हो जाएगा +2। ये हो गया उसका लेंथ। देखिए तो जो भी कंपेयर किया है उसमें से आपको सपोज करना है, उसमें से इक्वेशन बनेगा। अभी पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल, हमें पेरीमीटर बहुत अच्छे से पता है। पेरीमीटर पहले तो रेक्टेंगुलर है, तो मान लो कि ये रेक्टेंगुलर शेप है यहाँ पर, ओके कोई भी शेप हो, ये तो रेक्टेंगुलर है, कोई भी शेप हो, उसका पेरीमीटर यानी क्या, उसकी बॉर्डर को आप लेंथ मेजर कर लो तो उसका पेरीमीटर है। कोई भी शेप ले लो, हाँ कोई भी शेप का अगर आप उसका बॉर्डर का मेजरमेंट करते हो तो उसे पेरीमीटर बोला जाता है। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, इसे बोलते हैं एल बी, अब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l + b, 2l + b। ये कैसे होता है हम आगे मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। अभी 2l + b, 2l + b है हमारे पास, और ये 154 कहां से आया है, ये 2l + b तो समझ लिए चलो कि मानो कि वो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, पर ये 154 मीटर कैसे पता चला, इट्स गिवन सी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो ये पूरा का पूरा अभी हमें मिला, ठीक है। अभी ये इक्वेशन जैसा दिख रहा है, हाँ 2l + b = 154 मीटर। पर अभी a और b तो हमारे लिए कुछ अलग है, a और b तो हमारे लिए कुछ अलग है। पहले इतना लिखते हैं, क्या मिला अभी हमें यहाँ पर 2l + b = 154। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या मिलेगा, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, या तो फिर 2 को मैं डिवाइड में जाने देता हूं सीधा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा l + b = 154/2। चलिए अभी a और b की वैल्यू है हमारे पास, b कितना है x, l कितना है 2x + 2, तो उसको लिखता हूं मैं 2x + 2, मैंने l की वैल्यू लिखी, ये प्लस साइन एज इट इज, b की वैल्यू जो है वो कितनी है x, तो उसको एज इट इज लिखा जाएगा 154/2, 154/2 उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7s and 2 7s, that is 77। ओके, अगर आप 154 / 2 करोगे तो 77 आपको वहां पे आंसर मिलेगा। अभी ये इक्वेशन को सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो 2x and x लाइक टर्म है, हाँ है भाई, क्योंकि पावर उसका वेरिएबल भी सेम है और दोनों वेरिएबल की पावर भी सेम है। तो जब भी लाइक टर्म हो तो लाइक टर्म को आप ऐड कर सकते हो, पर ऐड क्या करोगे आप, कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, 2 + 1 = 3, तो क्या मिला 3x + 2 = 77, 3x + 2 = 77। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, हमें मिला था 3x + 2 = 77, 3x + 2 = 77। चलिए इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा अभी 2 को ट्रांसपोज करूंगा तो इस साइड जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा उसका एडिशन में, एडिशन से सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। सो 77 - 2, सो 77 - 2 is 75, so 3x = 75, so this will be x = 75/3। अपॉन 3 कैसे हुआ भाई, ये 3 और x का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। 3 यहां से ट्रांसपोज होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, हाँ मल्टीप्लिकेशन टू डिवाइड। अगर इसको मैं कट करूं तो अगर कट करने में तो प्रॉब्लम हो रही है तो डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 3 जा, ठीक है, ये 3 3 कैंसिल, क्या बचा
x इज इक्वल्स टू 25। ओके, चलो भाई आंसर मिल गया है ना, क्वेश्चन डन। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। हमें तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ ब्रेथ कितना है x, लेंथ कितना है 2x + 2। तो चलिए अभी वो फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू कितना था 2x + 2, 2x + 2। तो यहां पे लिखूंगा मैं 2x + 2। x की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है 25। तो 225 + 2, इसको यहां सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। अरे ब्रैकेट नहीं, तो ब्रैकेट यहां 25 है। चलिए 2x + 2, 2x + 2, 2 × 25 is 50, 50 + 2, 50 + 2 is 52। ये क्या मिला हमें, लेंथ। अभी ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ तो कितना दिया है, x मीटर ही है। ब्रेथ कितना हो जाएगा 25, ये मिल गया 25 मीटर, ये मिल रहा है 52 मीटर। इसे थोड़ा प्रॉपर लिखना, मेरे पास स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो ये जो हमें मिला 25 मीटर, ये है हमारा ब्रेथ, और जो लेंथ मिल रहा है दैट इज 52 मीटर। जो लेंथ मिल रहा है दैट इज 52 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter। तो यहाँ पे आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल मींस जिसकी दो साइड सेम हो और थर्ड साइड डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे बेस दिया है, बेस कितना दिया है 4/3। तो पेरीमीटर ऑफ एन ट्रायंगल, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज गिवन, ठीक है। अभी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको। आप कोई भी शेप का अगर पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो उसकी सभी साइड को, मतलब बॉर्डर को ऐड कर दो, उसका मेजरमेंट ले लो। बॉर्डर को अगर हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो वो है हमारा पेरीमीटर फॉर दैट पर्टिकुलर शेप। यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 3 साइड्स। बॉर्डर में कितनी टोटल 3 साइड्स रहेगी, उन तीनों साइड को मैं ऐड कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इजीली आई कैन गेट द पेरीमीटर। ओके, सो हियर वी हैव द आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें तो क्या है कि भाई दो साइड तो सेम है, मान लो मैंने आइसोस्केलेस ट्रायंगल यहां पर बना दिया, ठीक है। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यहां पे बेस दिया है, कितना दिया 4/3 सेंटीमीटर। बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। अभी दो साइड बचे, उसका क्या पता नहीं। मान लो कि एक साइड में x बोल दूं तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगी x, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या है दो साइड सेम होती है। तो ये ऊपर वाले दो साइड दोनों सेम है, तो अगर एक x है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी x। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, चलिए मैं उसका यूनिट भी बोल देता हूँ सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर x सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी पेरीमीटर गिवन है, चलिए और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो मतलब ये जो दो रिमेनिंग इक्वल साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, मिल जाएगी। जब भी इक्वेशन मिलेगा उसमें से x निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स बी x, जैसे हमने सपोज किया, ठीक है वही चीज। अभी क्या है, द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड प्लस बेस, साइड प्लस बेस। मैं यहां पे लिख देता हूं ये वाला। साइड कितना है भाई हमारा x, प्लस साइड कितना है दूसरा x, प्लस बेस कितना है 4/3, 4/3। पर पेरीमीटर तो गिवन है, पेरीमीटर तो गिवन है, कितना दिया है 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हमारा इक्वेशन बना, ये पूरा हमारा इक्वेशन बना। आपको थोड़ा देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि सारे वेरिएबल्स राइट हैंड साइड है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो दोनों साइड चेंज भी कर सकते हो। कैसे, नॉर्मली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 4 इंटीजर 2/15। ये दोनों चीज सेम ही हुई, ठीक है। अगर इक्वल के दोनों साइड जो कुछ भी पूरा का पूरा ऐसे चेंज कर दो, सफल कर दो तो चलेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
पहले x एंड x दोनों लाइक टर्म है, या इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 1 एंड 1 2, यानी कि x एंड x कितना हो गया 2x प्लस 4/3 एज इट इज। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैलकुलेट हम नहीं कर सकते नॉर्मली, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। कैसे करेंगे? 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 इज 62 अपॉन 15, डिनोमिनेटर जो है वैसे से लिखेंगे। अभी यहाँ पे 4/3 जो है उसको अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 62 अपॉन 15 माइनस 4/3 एडिशन से सब्ट्रैक्शन में। चलिए आगे करते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 62 अपॉन 15 माइनस 4/3 ठीक। डिनोमिनेटर डिफरेंट है फ्रैक्शन का, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मुझे पता है 15 और 3 का 15 होता है। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आ रहा है तो वही एलसीएम बन जाएगा। चलिए यहाँ पे है 2x, एलसीएम 15 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 ऑलरेडी है, सो नो नीड टू चेंज। माइनस 4/3 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन से नंबर से, कि जिससे हमें डिनोमिनेटर 15 मिले। तो कौन सा नंबर है 3 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 62 अपॉन 15 माइनस 4 5 20 अपॉन 15। चलिए ये कितना होता है 2x इज इक्वल्स टू 62 माइनस 20, 62 माइनस 20 इज 42, डिनोमिनेटर 15 एज इट इज। 62 माइनस 20 दैट इज 42 और ये जो है एज इट इज। अभी ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो सॉरी x x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये तो मतलब 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ भी मल्टीप्लाई में गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये 2 यहाँ न्यूमरेटर में था, वहां से डिनोमिनेटर में गया। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वहां 15 तो था, तो दोनों केस में मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ना। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन टू डिवीजन में तो गया ही है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कट करते हैं जितना भी हो सकता है। 21 2 जा 2 2 कैंसिल। यहाँ पे कर सकते हैं 15 के लिए 3 5 जा और ये हो जाएगा 3 7 जा, तो ये 3 भी कैंसिल हो गए। तो क्या बचा यहाँ पे 7 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है 5। ओके, x की वैल्यू कितनी मिली 7/5, 7/5। स्टेटमेंट लास्ट में लिखना कंपलसरी है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो आएगा स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ। क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। सो द लेंथ ऑफ remaining equal sides is कितना मिला 7/5, 7/5। इतना लिख के छोड़ दे, चलेगा ना? नहीं, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है उसका यूनिट कितना है सेंटीमीटर है, तो वो जो रिमेनिंग साइड है उसके लिए यूनिट लिखना कंपलसरी। तो मेजरमेंट है लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं सेंटीमीटर लिखूंगा। और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 1 इंटीजर 2/5। ये आंसर लिख रहे हो तो रॉन्ग नहीं है, पर मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो अच्छा है। तो दूसरा आंसर हमारा हो गया 1 इंटीजर 2/5 सेंटीमीटर। दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक बार देख लो, दोनों एक ही चीज अलग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर है जिसका सम 95 है। इफ वन एक्सिस्ट बाय अदर बाय 15। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि सम ऑफ टू नंबर है, उसमें से मैं एक जो नंबर है ना उसको मैं x बोलता हूं, उसको मैं
x बोलता हूं, मैंने एक को x बोल दिया। अभी क्या कहा है यहाँ पे, इफ 1 exceeds by 15, मतलब ये नंबर है, दूसरा जो नंबर है वही ये इससे कितना बड़ा है, मतलब 15 बड़ा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 15। तो एक नंबर हमारा बन गया x, दूसरा बन गया x + 15। हमें सिर्फ फाइनल नंबर्स करना है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है कि इन दोनों का सम कितना है, 95 है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम द फर्स्ट नंबर, लेट वन नंबर बी x, देन सेकंड स्टेप दैट इज therefore the other number will be x + 15, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है सम ऑफ द नंबर्स इज 95, तो क्या हो जाएगा, x प्लस दूसरा नंबर x + 15 इज इक्वल्स टू सम कितना है 95। बस इसको सोल्व कर दो, काम हो गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। x + x इज 2x plus 15 is equals to 95. Here 2x is equals to 95 minus 15, 15 को ट्रांसपोज किया तो वो एडिशन से सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2x is equals to 95 minus 15, 5 minus 5 is 0, 9 minus 1 is 8, तो कितना मिला हमें 85। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x is equals to 80/2। हाउ, क्योंकि ये 2 और 1 दो मल्टीप्लिकेशन में है, 2 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो क्या मिला हमें, x is equals to 80/2, तो उसको लिखते हैं वापस, x is equals to 80/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, x is equals to, इसको कट करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, x is equals to 40 हमें आंसर मिला। ओके, ये हमारा आंसर है। पर स्टेटमेंट अभी भी बाकी है, स्टेटमेंट यहाँ लिखना कंपलसरी है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, जो क्वेश्चन पूछा है वही हमारा स्टेटमेंट बनेगा। क्वेश्चन का आंसर तो वही आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स, सो नंबर्स आर, एक तो है हमारा x is equals to 40, हमें मिल गया। ओके, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इज x plus 15, यानी कि 40 plus 15, ये कितना हो जाएगा 55। ये कैसे हुआ x plus 15, हमने यहाँ पे एज्यूम किया, तो देखो भाई एक नंबर x है, दूसरा x plus 15 है, तो ये एक नंबर x है, दूसरा x plus 15, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट कर दो, जो आंसर मिलेगा वो दो नंबर हो गए 40 एंड 55। ओके, इसको वेरीफाई करने का एक दूसरा तरीका भी है, जो क्वेश्चन में जो कंडीशंस दिए हैं वो यहाँ पे देख लो। कंडीशन क्या आ गई है, देखो, इफ 1 exceeds by 15, जो भी आंसर आया है ना उसमें एक नंबर 15 ज्यादा बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से। ये 40, ये 55, चेक कर लो उसका, अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो 15 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। ओके, ये रेशियो वाला क्वेश्चंस एक बार समझ लेना, बाकी जितने भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चंस मिलेगा अच्छे से कर लोगे, इतना कुछ भी मतलब ज्यादा नहीं है। इफ दे डिफर बाय 18, बोथ आर द नंबर्स। पहले तो रेशियो समझ ले, रेशियो क्या है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं भाई 27 लिख रहा हूं 27 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15। अभी 27 कैसे लिखा जा सकता है, 9 into 3, और 15 को लिख सकता हूं मैं 5 into 3। तो देखो यहाँ पे एक नंबर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे एक नंबर कॉमन मिल रहा है, उसको मैं कट कर देता हूं, तो जो नंबर बचा 9/5, उसको रेशियो में लिखना है, कैसे लिखते हैं 9:5, 9:5। क्यों, क्योंकि वहां पे एक जो कॉमन नंबर था हमने उसे कट किया, तो इसको ना कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन रेशियो बन जाएगा, ये कॉमन रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो 5:3 है, 5:3 है, उसका मतलब कुछ ऐसा है कि वो 5/3 था, पर ये 5/3 ओरिजिनल नंबर नहीं है। 5/3 ओरिजिनल नंबर नहीं है, तो रिड्यूस की गई हुई टर्म है। ओरिजिनल नंबर जो मुझे फाइंड करना है, तो इसकी जगह मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ आना चाहिए। अभी वो जो मल्टीप्लाई करना है वो क्या हो तो पता नहीं है। जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें पता था भाई ये 3 है जो कॉमन है, यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर में पता ही नहीं कि कौन सा होगा। दैट कैन बी 2, दैट कैन बी 3, दैट कैन बी 15, दैट कैन बी 25।
तो जब पता नहीं है तब वहां पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली x ले लेते हैं। तो ये जो x है हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन रेशियो बन जाएगा। बस इसी के बेस पे हम पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, बस इतना याद रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन दिस नंबर्स बी x, ठीक है। अभी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, नाउ therefore the numbers will be 5x and 3x, 5x and 3x। ये कैसे हुआ, मान लीजिए कि दो नंबर थे 5:3, इसको मैंने अभी आपको लिख के दिखाया कि मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैंने इसका कॉमन रेशियो क्या लिया, मैंने x लिया, तो ये x मल्टीप्लाई करूंगा ना यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 5x and 3x। ये जो 5x and 3x मिले हैं वही यहां पे लिए हैं। if they differ by 18, if they differ by 18, differ by 18 मतलब कि उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूंगा अभी, if they differ by 18, तो 5x minus 3x, अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो कितना मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 5x minus 2x is 2x is equals to 18, x is equals to 18 by 2, so x is equals to 9, x is equals to 9। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या है हमारे 5x and 3x। सो स्टेटमेंट लिखते हैं, सो नंबर्स आर 5x and 3x, दो नंबर थे, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 9, x की वैल्यू क्या है 9, तो वो वहां पे हम प्लेस करेंगे 5 multiplied by 9 and 3 multiplied by 9, तो कितना मिल जाएगा, 5 9 जा 45 and 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो जो दो नंबर मिले वो कितने हैं, 45 and 27। अगर वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, 45 माइनस 27, जो डिफरेंस मिलेगा वो डेफिनेटली आपको 18 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है if they differ by 18, if they differ by 18। चलिए, कई बार एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि क्वेश्चंस पूरा ऐसे सेम रखेंगे पर यहाँ पे चेंज कर देंगे 18। अगर रट्टा मारा है ना तो वो लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 18 लेके ही कर देंगे। नहीं, जो नंबर दिया उसके हिसाब से चेंज करते जाओ। कभी भी प्रॉब्लम सम ना कभी भी याद मत रखो, उसे समझने के लिए ट्राई करो, फिर जितने भी आपको सम मिलेंगे आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सम में एक ही चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलती है उस सिचुएशन को पहले समझो, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या मिसिंग है। जो मिसिंग है वो बन जाएगा x, उस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन एक बार बनाओ, इक्वेशन बन गया फिर तो बहुत काम इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ जस्ट सॉल्व द इक्वेशंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट, ठीक है, बस इतना ही। और एक चीज खास याद रखना कि जब भी कोई मेजरमेंट है, जो भी कोई पर्टिकुलर यूनिट दिया है तो उसकी यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। यूनिट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कई बार हमें वेट दिया है तो हम वेट में सिर्फ 35 लिख के छोड़ देते हैं, क्या 35 किलोमीटर, 35 मीटर, 35 सेंटीमीटर, हाँ, या फिर 35 लीटर, वो वेट है तो उसमें 35 ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, पर हम कुछ नहीं लिखते कई बार। तो यूनिट लिखना कभी मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो नंबर्स है, नंबर्स का कोई यूनिट नहीं आता, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 consecutive integers। पहले तो consecutive integers का मतलब क्या होता है? What is consecutive? Consecutive integers का मतलब होता है 3 continuous number, 3 continuous number। मान लो कि मैं 2 से स्टार्ट करूं, तो 2 के बाद आएगा 3, 2 के बाद आएगा 4, तो इसे बोलते हैं 3 consecutive integers, 3 consecutive integers। अभी मान लो मैंने एक को x ले लिया, मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अगर 2 के बाद भी आपको ये 3 कैसे मिला, यहाँ पे 2 था तो 2 + 1 किया आपने, उससे मिला आपको 3, तो ये क्या है 2 + 1 है ना, 2 में आपने 1 ऐड किया जो भी ओरिजिनल नंबर था, x है तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा x + 1 कंसेक्यूटिव, उसका नेक्स्ट नंबर। जब भी नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है दैट इज वेरी सिंपल, जस्ट ऐड 1 सो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। सो हियर आई जस्ट एडेड द 1, नाउ ये हमारा नंबर हो गया। अभी मुझे इसके बाद वाला नंबर चाहिए तो इसमें 1 ऐड कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पे 3 है, जैसे ये 3 + 1 ऐसे भी कर लो, या फिर यहाँ पे ऐसे कर लो 2 + 1 + 1 तो भी मिल जाएगा। तो उसमें वही करने जा रहा हूँ, x + 1 + 1
ये हो गया, ये हमारे हो गए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्या कहा है? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 8 अप टू 51। अगर इसका मैं एडिशन करूंगा तो भाई मुझे आंसर 51 मिलेगा, ठीक है, ये चीज याद रखो। अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो आंसर 51 मिलेगा, बस इतना कर लो, इक्वेशन बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स टू बी x plus 1 x plus 2, अभी हमने जैसे डिस्कस किया। उसके बाद द सम ऑफ दिस नंबर जो यहाँ पे दिया है ना, उसका सम कितना हो रहा है? 51। तो ये हमारा हम इसको यूज करेंगे इक्वेशन बनाने में। एक चीज बच्चों याद रखना कि जब भी आप वेरिएबल्स लिखते हो, जस्ट राइट डाउन इन द लोअर केस। अपर केस में लिखोगे तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? कई बार ना x को ऐसे लिखते हो, है ना, x को ऐसे लिखते हो। मान लो कि कई बार मैंने ऐसे लिख दिया भाई कि 3 मल्टीप्लाई बाय y, तो ये क्या लग रहा है? अगर आप उसको x लेते हो तो 3xy हो गया, तो इसीलिए हैबिट बनाओ 3xy ऐसे ही लिखो, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, वरना मल्टीप्लिकेशन और x में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आप स्पेशल अलजेब्रा में अगर ये वाला x कर रहे हो तो एक हैबिट बना लो अभी से कि ये वाला x करोगे, अपर केस वाला नहीं करोगे, लोअर केस वाला करोगे। चलिए, तो अभी इसी को सोल्व करना है। तो क्या है, हमें क्या मिला भाई? x प्लस, अच्छा ये कैसा है पता चला? देखो हमारे पास 3 नंबर थे, एक तो था x, दूसरा x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, इन तीनों को ऐड करना है। तो यहां से मैंने लिया x, यहां से लिया x प्लस 1, यहां से लिया x प्लस 2, तीनों को ऐड कर दिया, तो आंसर जो मिल रहा है 51, उसी हिसाब से यहाँ पे किया हुआ है और वही मैं लिखने जा रहा हूँ। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 51। बस अभी इसे को सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे x टोटल कितने हुए? 3x, सो 3x प्लस 1 प्लस 2 इज 3 इज इक्वल्स टू 51। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो 3 है उसको ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3x is equals to 51 minus 3. 51 minus 3. So that will be 3x is equals to 51 minus 3 is 51 minus 3 that is 48. That is 48. अभी ये जो 3 है उसको वापस ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x is equals to 48 upon 3. मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x is equals to 48 upon 3, यहाँ पे ले लेते हैं x is equals to 48 upon 3। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 16, बिकॉज 16 3 जा 18, 3 3 कैंसिल, 16 आंसर मिल गया भाई x। तो हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट आर दिस नंबर्स? तो नंबर्स तो कौन से हमारे पास? x प्लस 1 एंड x प्लस 2। सो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। So numbers are x plus 1 and x plus 2, 3 नंबर है हमारे पास, x plus 1, x plus 2। ये x plus 2 कैसे आया? x plus 1 plus 1 x plus 2 हो जाएगा। चलिए अब इसकी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट करो तो x हमें मिल गया दैट इज 16। तो x तो यहाँ x ही है तो वहां पे मैं एज रख रहा हूँ x is equals to 16। यहाँ पे 16 plus 1 और यहाँ पे 16 plus 2, बस इसे सोल्व करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ 17 होगा, यहाँ होगा 18। तो मिला 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमें मिले, है ना, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 16, 17, 18। दिस इज द आंसर। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. Sum of 3 consecutive integers. अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था? एडिशन था। क्वेश्चन सेम ही है पर यहाँ पे क्या कहा है? सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8। तो 8 के मल्टीपल कहा है, उसका सम जो 888 हो रहा है। अभी 8 के मल्टीपल कैसे कर सकते हैं भाई? 8 के मल्टीपल
8 1 जा 8 8 2 जा 16 है ना, जो भी 8 का टेबल है उसी को ध्यान में रख के किया जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सो पहले तो हम नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं कौन से नंबर मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ मिला 8x 8x + 1 8x + 2, ये कैसे मिला इसका थोड़ा डिटेल देख लो। 8 का टेबल में लिख रहा हूँ तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, बट इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 5 होगा, 8 6 होगा, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं 8 हेक्सा कर रहा हूँ, 8 हेक्सा, ठीक है। अभी 3 कंसेक्यूटिव है, मान लो 3 5 कर रहे हैं, तो उसके बाद कौन सा आएगा 3 6, उसके बाद 3 7। तो क्या है, अगर यहाँ पे आप सिर्फ ये वाला समझो, तो ये 5 6 7 कैसे मिले, जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 × 5 + 1, इसको मिल सकता हूँ 8 × 5 + 2, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ऐसे लिखा जाएगा, जैसे कि 8 × x + 1, 8 × x + 2। तो ये इसका नेक्स्ट नंबर ये है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ 5 6 7 था, ऐसे ये 3 नंबर है और कुछ भी नहीं है। तो यही नंबर हमने यहाँ पे एज्यूम किए हैं। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8x, इसको ये हुआ 8x + 1, ये हुआ 8 × x + 2, और कुछ नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे सम ऑफ दिस नंबर्स, अभी इन दिनों को ऐड करना है। हमारे पास कौन सा था, एक तो 8x था, 8x + 8x + 1 + 8x + 2, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, आंसर कितना मिल रहा है, यहाँ गिवन है 888, तो वो हमने ले लिया 888। बस तो हमारा ये इक्वेशन मिल गया, उसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। क्या मिला था, 8x + 8x + 1 + 8x + 2 = 888। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है 8, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये वाला जो 8 है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये 8 भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। टोटल 3 टर्म हुई है, फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। स्टार्ट करते हैं। 8x + 8 × 8x is 8x + 8 × 1 is 8 प्लस बीच में जो साइन आएगा वो पुट करते जाने हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 8 × x is 8x + 8 × 2 is 16 = 888। चलिए आगे, यहाँ पे ये 3 कॉमन टर्म है, उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड किसे करेंगे, कोएफिशिएंट को, 8 + 8 + 8 दैट इज 24। तो कितना मिला, 24x + 8 + 16, 8 + 16 दैट इज आल्सो 24। यहाँ पे 888 आगे बढ़े। चलिए तो इसका हो जाएगा 24x, 24 को ट्रांसपोज करेंगे तो होगा 888 - 24। तो इसको लिखा जाएगा 24x = 8 - 4 is 4, 8 - 2 is 6 and 8 is, तो मिल रहा 864। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24x = 864, 864। सो 24x, ये 24 और x मल्टीप्लिकेशन में है, x को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन में से कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। तो हियर x = 864 डिवाइड बाय 24। तो अभी 864 डिवाइड बाय 24 करेंगे। चलिए उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 864/24, 2 से मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ तो मिल जाएगा भाई 12 2 जा, इसको अगर 2 से करो तो 2 4 जा, 2 3 जा, 2 जा, वापिस 2 से हो रहा है तो ये 6 जाएगा, ये होगा 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, देन वापिस ये पूरा ही हो जाएगा। तो 6 से ही इसको कर देते हैं, 6 3 जा 18 एंड 3 36। तो ये भी इसको अगर मैं कट करूंगा तो मुझे आंसर मिल रहा है, दैट इज x = 36, x = 36। पर ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, पूछा क्या है, फाइंड द मल्टीपल्स। तो हमें तो ये 3 मल्टीपल है वो फाइंड करने हैं।
सो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द मल्टीपल्स आर, सो मल्टीपल्स आर, कौन से मल्टीपल्स थे हमारे पास, 8x, देन 8x plus 1, 8x plus 2, है ना, 8x, 8x plus 1 and 8x plus 2। चलिए ये 8x कोड नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए 8x नंबर है, हाँ, तो x की वैल्यू 8x में x की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 36। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 36, यहाँ पे क्या होगा 8 ब्रैकेट 36 प्लस 1, हियर 8 36 प्लस 2, इसको तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 6 जा 24, 24 and 4 28। चलिए एक नंबर मिला हमें 288। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, और उसका ब्रैकेट शो करना पड़ेगा, तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 37 होगा, और इसका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 38। तो ये जो नंबर मिलेगा 8 7 जा 56, 6 and 5 कैरी, 8 6 जा 24, 24 and 5 that is 29। now 8 8 जा 64, 4 6 carry, 8 is 24, 24 and 6 that is 30। ठीक है, तो ये जो नंबर है मांग है वो 288, 296 and 304, that is our final answer। आगे बढ़ते हैं। 3 consecutive integers are such that, यहाँ पे 3 consecutive integers है, तो याद रखिएगा consecutive integer यानी x, x plus 1, x plus 2, उसी के साथ खेलना है और कुछ सोचना नहीं है। such that when they are taken in increasing order, increasing order यानी क्या है भाई x plus 1 x plus 2 वो increasing order हो गई, and multiply by 2 3 and 4 respectively, 2 3 and 4 respectively। तो उसके लिए है, तो पहले तो हमें 3 consecutive integers पता है, that is x plus 1 और x plus 2। अभी उसमें क्या कहा है, multiply by 2 3 4 respectively, तो मतलब 2 3 और 4 जो है सभी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि फर्स्ट को 2, सेकंड को 3 और लास्ट को 4। तो x को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, x plus 1 को 3 से किया और x plus 2 को 4 से किया, ठीक है। वापस कुछ कहा है 8 up to 74, तो इन सभी को मैं ऐड करूंगा, 2x plus 3 x plus 1 plus 4 x plus 2, उसको ऐड किया तो आंसर मिल रहा है, कितना मिल रहा है 74। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन लिखते हैं, 2 into x is x प्लस ये 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 3 into x is 3x प्लस 3 into 1 is 3 प्लस 4 into x is 4x प्लस 4 into 2 is 8 is equals to 74, is equals to 74। लाइक टर्म्स फाइंड करो, कौन से लाइक टर्म है, एक तो ये है और ये है, चलो ऐड करो उन्हें, 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is 9, मिला 9x प्लस 3 and 8, दो ही कांस्टेंट है, एक और ये, बस बाकी सब कुछ हमने कैलकुलेट कर ली। सो 3 plus 8 हो जाएगा 11 इज इक्वल टू वहां पे तो है 74। चलिए अभी 11 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, एडिशन से सब्ट्रैक्शन है, तो क्या होता है उसका 9x is equals to 74 minus 11, 4 minus 1 is 3, 7 minus 1 is 6, 63। आगे बढ़ते हैं, हमें मिला था 9x is equals to 63, 9x is equals to 63। तो ये जो 63 है उसमें क्या हो जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई से अगर ट्रांसपोज किया जाए तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट इज 63 अपॉन 9, so that will be x is equals to 7 because 9 7 था 63। पर ये अगेन हमारा आंसर ये नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दिस नंबर्स, कौन से नंबर्स, 2x, ये 3 नंबर में फाइंड करने हैं। तो चलिए लिखते हैं लास्ट स्टेप में, सो नंबर्स आर, कौन से नंबर्स थे, एक तो है
हमारा 2x, चलिए लिख लिया 2x। सेकेंड नंबर इज 3x plus 1, 3x plus 1 एंड लास्ट वन दैट इज 4x plus 2, 4x plus 2। तो ये जो तीन नंबर्स है उसमें हम सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि जब भी कोई भी नंबर और वेरिएबल के साथ कोई भी साइन ना हो और साथ में लिखा है इट मींस दैट इज इन द मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे होगा 3, 7 प्लस 1, जहां जहां x है वहां पे सिर्फ x की वैल्यू पुट करो, कुछ सोचो मत, ठीक है। ये हो जाएगा 4, 7 प्लस 2, बस 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये तो हो गया एक नंबर 2 मिला। अभी ये 7 प्लस 1 इज 8, तो ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे 7 प्लस 2 इज 9, so this is 4 multiplied by 9, this is 3 8 जा that is 24 and 9 4 जा 4 9 जा that is 36। this is final answer। next, the edges of Rahul and Harun are in the ratio 5:7। ओके, रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो रेशियो वाला मैंने बोला था जब भी रेशियो आए तो वहां पे कॉमन रेशियो हमें लेना है x, तो कॉमन रेशियो x लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 5 हो क्या होगा 5x, 7 क्या होगा 7x, ठीक है, याद रखना बस। 4 years later the sum of their ages, यानी कि 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। अभी इसमें समझो, मान लो कि अभी आपकी एज x इयर्स है, अभी आपकी एज x इयर्स है, 4 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी x plus 4, अभी जो भी एज है उसमें हम 4 ऐड करेंगे ना, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे एज क्या है 5x, तो 4 साल बाद ये एज कितनी हो जाएगी 5x plus 1, ये वाली 7x है, तो ये 4 साल बाद कितनी होगी 7x plus 4, ठीक है, यही है। तो उसका जो हम 4 साल बाद की एज का हम सम करें तो 56 मिल रहा है, तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, अभी की एज कितनी है। स्टार्ट करते हैं। तो दो जो बंदे दिए हैं, एक तो राहुल दिया है, धर्म दिया है, ठीक है। उसकी एज मान लो 1 है, उसकी एज सॉरी एज नहीं, उसका जो कॉमन रेशियो है वो 1 है, तो रेशियो गिवन है। अभी उसकी एज क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो फर्स्ट है 5 दैट इज फॉर राहुल एंड फॉर द हरुण दैट इज 7, तो राहुल के लिए कितना हो जाएगा 5x और हरुण के लिए कितना हो जाएगा 7x। तो ये 5x एंड 7x हमें दो एज मिल गई, 5x एंड 7x। नाउ 4 साल बाद के लिए, सो आफ्टर 4 इयर्स वो कितनी हो जाएगी, आफ्टर 4 years that will be, अभी जैसे मैंने बताया कि 5x है वो हो जाएगी 5x plus 4, 7x है वो हो जाएगी 7x plus 4, सो ये आफ्टर 4 years के लिए। नाउ उसका सम कितना है 56, अगर सम 56 है तो उसमें क्या लिख सकता हूं भाई कि 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equals to 56 कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो दो हमें एज मिली उनका सम कितना हो रहा है 56, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लाइक टर्म देखो 5x एंड 7x लाइक टर्म है, 5 एंड 7 दैट इज 12, सो 12x 4 एंड 4 8 इज इक्वल्स टू 56, ये हो गया। नाउ 12x इज इक्वल्स टू 56 minus 8, 56 minus 8, so 12x is equals to 48, 48। चलिए आगे सोल्व करते हैं। therefore क्या था 12x is equals to 48, so that will be x is equals to 48 upon 12, so x is equals to 4। This is the answer, x is equals to 4। और वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हम फाइंड क्या करना है, what are their present age। so स्टेटमेंट लिखना है present age of Rahul and कितनी थी 5x एंड 7x, तो 5x एंड 7x, 5x एंड 7x।
अब यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज 4, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 and this is 7 multiplied by 4, so this is 20 and this is 28. One is 20 and one is 28. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. The number of boys and girls in the class are in the ratio 5:7. तो यहाँ पे भी ये भी रेशियो में ही है, तो रेशियो कॉमन रेशियो लिया जाएगा x, तो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, ये 7 जो है वो हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 5x. So the number of boys is 8 more than the number of girls. किसके साथ कंपेयर किया है, गर्ल्स के साथ कंपेयर किया है. देखिए उसको कैसे सोल्व करते हैं. स्टार्ट करते हैं. पहले तो रेशियो ले लिया हमने, कॉमन रेशियो दैट इज x. कॉमन रेशियो लेने से क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स. कैसे, तो ऊपर दिया है नंबर ऑफ बॉयज 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x. कॉमन रेशियो में x लिया इसलिए, तो जो भी रेशियो में जो भी नंबर दिया है वहां पे सिर्फ x लगा के लिख दो. नाउ अच्छा, अभी यहाँ पे बॉयज 7x है और 5x कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, बॉयज है, तो जो पहला नंबर होगा वो बॉयज के लिए ही होगा. सेकंड क्या है, गर्ल्स, तो सेकंड नंबर होगा रेशियो में वो उसके लिए ही होगा, वो रिस्पेक्टिवली ही होता है. ठीक है, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ होता है. तो हमें नंबर ऑफ बॉयज मिला दैट इज 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 5x. नाउ द स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो ज्यादा कौन है, गर्ल्स ज्यादा है. कितनी ज्यादा है, 8. ठीक है, कितनी ज्यादा है, 8. सॉरी ना, वेट, दैट्स माय मिस्टेक. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो ज्यादा कौन है, बॉयज ज्यादा है. कितनी ज्यादा है, 8. गर्ल्स से बॉयज 8 ज्यादा है. तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8. क्योंकि दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए. अभी इस केस में नॉर्मली इक्वेशन बनाना है तो क्या करना है, सिंपली आपको इक्वेट करने, इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो दोनों को इक्वल बनाओ. जो दो भी आपको जो भी दो कोई क्वांटिटी दी है, यहाँ पे दो क्वांटिटी में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है, उन दोनों को इक्वल बना दो तो वहां इक्वेशन बनेगा. अभी इक्वल कैसे बन सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में तो डिफरेंस है ना. ज्यादा कौन है, बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स कम है. गर्ल्स कम है, बॉयज ज्यादा है, यानी कि मान लो ये बॉयज है, यहाँ पे गर्ल्स है. अगर मुझे दोनों को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है. ठीक है, तो इसके लिए सिंपली क्या करोगे भाई कि जितने बॉयज ज्यादा है उतने गर्ल्स ऐड कर दो, जितने बॉयज ज्यादा है उतने गर्ल्स ऐड कर दो. बॉयज कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो अगर मैं 8 गर्ल्स क्लास में ऐड कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. बस वही तो करना है. नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8, है ना. गर्ल्स 8 कम थी तो मैंने जोड़ दिया, तो अभी इक्वल हो गए. तो अभी तो मैं नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स के लिए इजीली लिख सकता हूं. कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज तो मुझे पता है कितने हैं, 7x. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5x. ये प्लस 8 एज इट इज. बस तो इसी में मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की. इसी को सॉल्व कर दो, ये आपका इक्वेशन है. कैसे करेंगे, ये पहले तो देखो इसमें वेरिएबल दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड. हम एक साइड कर दे रहे हैं, तो ये 5x को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 5x. ट्रांसपोज कर रहे हैं, एडिशन से सब्ट्रैक्शन में जाएगा, इज इक्वल्स टू 8. 7x माइनस 5x इज 2x इज इक्वल्स टू 8. x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2. यहाँ पे सभी में देयरफॉर साइन लगा. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4. ये आपका आंसर, x इज इक्वल्स टू 4. पर हमें भी x की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास. टोटल स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, नंबर ऑफ बॉयज पर प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ पता चलेगी. चलिए टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं क्लास की. सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास is equals to number of boys plus number of girls. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, यहाँ पर देखो 7x. गर्ल्स कितनी है, 5x. सो 7x प्लस 5x. ठीक है, 7x प्लस 5x कितना होता है, 7 and 5 12x. x की वैल्यू कुछ मिली थी, कितनी, 4. सो ये हो जाएगा 12 multiplied by 4, that is 48. So last में, so total strength of class
is 48 is 48। अगर बॉयज और गर्ल्स की उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम जोड़ दें तो जो मिल रहा है दैट इज 48, दैट इज आवर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइचुंग्स फादर इज, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझना, थोड़ा मतलब ट्विस्टेड है, तो कहां से कहां जा रहे हैं समझ के देखना। तो बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। क्या कहा है? एक बाइचुंग नाम का लड़का है, ओके, जिसके पापा बाइचुंग के दादा से कितने यंगर है? 26 years, यानी कि 26 years छोटे हैं। तो मतलब ये क्रोनोलॉजी देखो, सबसे पहले आएंगे ग्रैंडफादर, ठीक है, यहां पे लेते हैं। सबसे पहले आएंगे ग्रैंडफादर, ओके, उसके बाद फादर एंड उसके बाद सन, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अभी उसमें क्या कहा है? बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। सबसे बड़े कौन है? ग्रैंडफादर। अभी यहां से ऊपर से अगर मैं नीचे आऊं तो क्या होगा? उसके फादर कितने छोटे हैं? 26 years, ये कितना होगा? -26। जो भी फादर ग्रैंडफादर की जो एज है उसमें से फादर की एज कितनी हो जाएगी? -26। उसके आगे क्या कहा है? एंड 29 years older than बाइचुंग। देखो यहां प्रॉब्लम है, क्या कहा? 29 years older than बाइचुंग। तो बाइचुंग से ये जो पापा है तो बाइचुंग से कितने बड़े हैं? 29। तो अगर मैं ऐसा रिवर्स जाऊं तो कितना होगा? +29। तो सन से पापा कितने बड़े हैं? 29, और ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? 26 years। अभी पहले तो इन तीनों के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करने के बाद क्या कहा है? एज्यूम तो कर लेंगे, चलिए। उसके बाद क्या कहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री। अगर इन तीनों की एज का मैं सम कर दूं तो कितना मिल रहा है? 135। अभी मुझे फाइंड करना है इन सभी की एजेस। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। बाइचुंग के फादर की एज में ले रहा हूं x, ये जो फादर है उसके एज हमने ले ली x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बाइचुंग्स एज, अभी देखो फादर की एज कितनी है? x है। फादर की एज कितनी है? x। और अगर सन की एज मुझे चाहिए, फादर कितने बड़े हैं? 29, यानी सन कितना छोड़ा है? 29। मान लो कि फादर जो है x है, फादर x है, तो सन कितना हो जाएगा? x minus 29, x minus 29, क्योंकि फादर 29 years बड़े थे, तो अगर सन कितना होगा? 29 years छोटा ही होगा ना। सो फादर के एज अगर x है, सो सन विल बी 29, सो x minus 29। तो ये जो यहाँ पर बाइचुंग्स एज जो है दैट इज 29 minus x, वो बाइचुंग की एज है। और फादर कितने थे? x। ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं? 26 years। तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? x plus 26। इसलिए ये जो एज है वो किसकी है? वो किसकी है? ग्रैंडफादर की। ये किसकी एज हो गई? ग्रैंडफादर की। चलिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, मैं पहले एक बार आपको थोड़ा यहाँ से नोट करके दिखाऊंगा, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ये है ग्रैंडफादर, यहाँ पे फादर, ये सन। यहाँ पे फादर की एज हमने जो ली वो है x। अभी सन है x minus 29, ग्रैंडफादर है x plus 26, ठीक है। ये तीन याद रखना बस। चलिए अभी क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। इन तीनों का सम करने के लिए बोला था, ये तीनों का सम कितना हो रहा है? 135। अगर तीनों की एज भी ऐड कर दूं तो मिल रही है टोटल 135। तो अभी मैंने ऐड किया x प्लस x minus 29 प्लस x plus 26, ये जो तीनों एज थी उनको मैंने ऐड किया, मिल रहा है 135। बस इसे सोल्व कर दो। देयरफॉर x plus x दैट इज 3x, ये माइनस प्लस -29 प्लस 26, माइनस प्लस माइनस 29 minus 26 is 3, that is 3, and sign of bigger number that is negative, and 135 here I will write as it is. So here 3x minus 3, so that will be 3x is equals to 135 plus 3, 135 plus 3. So now this is 3x is equals to 135 plus 3, that is 138. So 3x is equals to
x is equals to 138. So x is equals to 138 upon 3. 138 upon 3. बस अभी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x is equals to करते हैं 3 4 12, 1 and 3 6 46. x is equals to 46. ओके, ये हमें आंसर मिला, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एज अ स्टेटमेंट, एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल्स टू, दूसरा आएगा एज ऑफ फादर is equals to, and here age of Baijun is equals to, ठीक है। बाइजून की एज देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। बाइजून की एज कितनी है, x minus 29, that is x minus 29. Father is x years, father is x, grandfather x plus 26. Here grandfather is x plus 26. बस इसमें से वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 46, इसमें पुट करनी है तो 46 प्लस 26, ये 46, ये तो मिल गया years लिखना मत मिलना, बिकॉज एज ऑलवेज या तो मंथ में हो सकती है या तो ईयर्स में हो सकती है, कहीं गलती से किलोमीटर मीटर कभी ना हो जाए। दिस इज x minus 29, तो दैट इज 46 minus 29. So this is 46 plus 26, that equals to 6 and 6 12, 2 1 2 and 4 and 6 and 1, that is 7. ये तो 46 ही है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए 46 minus 29, 46 minus 29, यहाँ पे हमें कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, so 16 minus 9, that will be 7, and 3 minus 2 is 1, 17. Yes, 17 years. This is also years. ठीक है, तो हमें 3 एज मिल गई, दैट इज 17, 46 एंड 72। तो बाइजून की एज कितनी है 17 इयर्स, बाइजून्स फादर एज इज 46 इयर्स एंड बाइजून्स ग्रैंडफादर्स एज इज 72 इयर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक बार समझ के, ऐसा हो तो वापस एक बार रिपीट करके देखो और अच्छे से समझो कि कैसे हमने पूरा पूरा सेटअप किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम है कि जो आपको अच्छे से मतलब बेसिक चीजें समझा सकते हैं। इसमें से जो रिलेशन है ना, जो एज का रिलेशन एज वेल एज फादर ग्रैंडफादर और सन का रिलेशन, एज का कि डिफरेंस को हम कैसे सेट कर सकते हैं एज ए इक्वेशन, वो आपको यहाँ से बहुत बेटरली और बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. क्या कहा? 15 years from now, आज से 15 साल बाद की बात कर रहे हैं, बहुत फ्यूचर में चले गए ये वो। हाँ, वहाँ पे हम रवि की बात कर रहे हैं। Ravi's age will be 4 times age। तो देखो यहाँ पे कंपेयर किसके साथ किया है? प्रेजेंट एज के साथ। तो प्रेजेंट एज को मैं क्या ले लूंगा? x। प्रेजेंट एज को क्या ले लिया? x। तो 15 years बाद, 15 years बाद की बात कर रहे हैं, तो 15 years बाद की बात कर रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी आफ्टर 15 years? x plus 15 डेफिनेटली, और वो कितना है? 4 टाइम्स। चलिए, और फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट एज डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं। लेट द रवि's प्रेजेंट एज दैट इज x years, देन 15 years फ्रॉम नाउ, अभी x है तो 15 साल बाद वो हो गया x plus 15. Now, according to the given question, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times। अच्छा, इसे को सेटअप करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर एज है। ये क्या है हमारी फ्यूचर एज, कि जो फ्यूचर में रवि की एज होगी उसका रिलेशन दिया है 4 टाइम्स प्रेजेंट एज। फ्यूचर एज दैट इज 4 टाइम्स प्रेजेंट एज। उन दोनों को ऐसा रिलेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों को इक्वल किया है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला है दैट इज x plus 15 is equals to 4x। कैसे मिला? क्योंकि फ्यूचर एज क्या है? x plus 15। आफ्टर 15 इयर्स उसकी जो एज है वो x plus 15 है। अभी प्रेजेंट एज कितनी थी?
x, ये फोर्थ मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करते हैं। ये x को उस साइड जाना है तो क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 14x minus x, so not 14x, that is 4x minus x, so 15 is equal to 3x। अच्छा, देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर पता नहीं चल रहा तो उल्टा सुल्टा कर दो, है ना, सफल कर दो। 3x is equal to 15 अभी होगा, चलिए। तो ये है हमारा 3x is equal to 15, तो x is equal to कितना हो जाएगा, 15 by 3, so that is x is equal to 3 5 5, मिल गया आंसर। पर अभी भी कुछ तो बाकी है, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लास्ट में हम लिखेंगे रवि's प्रेजेंट एज इज, कितनी है प्रेजेंट एज उसकी, x ईयर है, x तो कितना है 5, यानी कि वो कितना हो गया 5 इयर्स। तो रवि तो अभी बच्चा है भाई, रवि तो अभी बच्चा है, देखिए आफ्टर 15 इयर्स अगर मैं फाइंड करूं फ्यूचर की तो कितनी हो जाएगी 20, 5 प्लस 15 वैसे ही, ठीक है। चलिए आगे। A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12। अच्छा देखो, रेशनल नंबर इज सच दैट, हमें रेशनल नंबर कौन सा वो पता ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ को यहाँ पे दे दिया है, वो तो पता नहीं कौन से नंबर से करना है। तो सपोज द रेशनल नंबर इज x, सपोज रेशनल नंबर इज x, तो अभी क्या होगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5 by 2, यानी कि 5 by 2 मल्टीप्लाई बाय x, अभी ऐड करना है 2 by 3, तो होगा 5 by 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 by 3, you will get minus 7 by 2, 7 by 12, so is equals to minus 7 by 12। इसी को सोल्व करते हैं, लेट द नंबर बी x, ये जो रेशनल नंबर जो है वो, देन अब इसको हम सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन में जैसे दिया है, a number is x when you multiply it by 5 by 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 5 by 2 से, and add 2 by 3, तो ये जो है उसमें मैं ऐड कर रहा हूं 2 by 3, तो आंसर क्या मिल रहा है, you get minus 7 by 12। ये इक्वेशन जनरेट हो गया, ये अगर हमारा इक्वेशन मिल गया, इसे सिर्फ सोल्व कर दो, ठीक है। तो ये जो 2 by 3 उसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 5 by 2 इज इक्वल्स टू minus 7 by 12, एडिशन में से सब्ट्रैक्शन minus 2 by 3, दो फ्रैक्शन आए, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो नीड टू टेक एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 and 3 is 12, if you don't know you can check it। x multiplied by 5 by 2 is equals to, एलसीएम कितना मिल रहा है 12, तो यहाँ पर 12 है, नो नीड टू चेंज, 7 minus 7 upon 12 as it is। हाँ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें 12 चाहिए, डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ मुझे 12 मिल सकता है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये 4 by 4, ठीक है, वेरी सिंपल। So this is x multiplied by 5 by 2 is equals to minus 7 by 12 as it is। इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 4 जा 8 upon 3 4 जा 12। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं, क्या मिला है, x multiplied by 5 by 2, x multiplied by 5 by 2 is equals to minus 7 by 12 minus 8 by 12, minus 7 by 12 minus 8 by 12, तो x multiplied by 5 by 2 is equals to, डिनोमिनेटर कॉमन है, कॉमन लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, 7 plus 8 is 15, and the sign of bigger number 8 is the bigger one, so I will put the negative sign because 8 is negative। डन। अभी ये जो 5 by 2 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, उसको वापस ट्रांसपोज करूंगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में से कन्वर्ट हो गया बन जाएगा डिवीजन में, तो क्या होगा भाई, चलिए x is equals to minus 15 upon 12 multiplication to divide, so that is divide 5 by 2, फ्रैक्शन है इसलिए मैं डिवीजन की साइन कर रहा हूं, फिर वापस उसे मैं कन्वर्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा वो, x is equals to minus 15 upon 12 मल्टीप्लाई बाय, डिवीजन से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 2 by 5, ये हो जाएगा 2 by 5 क्योंकि उसका रेसिप्रोकल किया जाता है। अभी यहाँ पे मैं कट करूंगा, 2 6 जा 5 3 जा कितना मिला, x is equals to minus 3,
क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नंबर? सो द नंबर इज -3. This is our final answer. Okay, now next, there is question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. Okay, here Lakshmi is the cashier in the bank. She has currency notes of denominations rupees 100, 50 and 10. So she has a currency of rupees 100, 50 and 10. Okay, तो ये तीन नोट्स उसके पास है, 100 रुपीज की, 50 रुपीज की एंड 10 रुपीज की. नाउ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5. ओके, यहाँ पे रेशियो आया तो यानी कि हम यहाँ भी यहाँ जो कॉमन रेशियो रहेगा, कॉमन फ्रैक्शन रहेगा, एज्यूम तो करना ही है. सो द कॉमन रेशियो दैट विल बी x. तो ये क्या हो जाएगा, 2x, 3x एंड 5x. ठीक है, इसका भी यहाँ करेंगे. Then the total case with the Lakshmi, that is 4 lakh. टोटल कैश यानी कि जितना भी टोटल कैश है, ये तीन करेंसी है, तीन करेंसी का अगर हम 100 रुपीज की नोट्स, 50 रुपीज की नोट्स एंड 10 रुपीज की नोट्स का मैं अगर सम करूं, जो मुझे टोटल करेंसी मिल रही है, दैट इज रुपीज 4 lakh. Now we have to find out that how many notes of each denominations does she have. तो उसके पास टोटल नोट्स जो है वो कितनी है, वो भी हमें फाइंड करना है. टोटल नोट्स कितनी है, कि रुपीज 100 की कितनी नोट होगी, रुपीज 50 की कितनी नोट होगी और रुपीज 10 की कितनी नोट होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन रेशियो जो है फाइंड करना, सपोज करना था, जो हमने ले लिया x. कॉमन रेशियो क्या है हमारा अभी, x. तो अभी ये जो 2:3:5 क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स. तो अभी नोट्स कितनी हो गई, 2x, 3x और 5x. तो रिस्पेक्टिवली, तो 2x किसके लिए, 100 के लिए, 50 के लिए 3x और 10 के लिए 5x. ओके, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पता चलेगा कि 100 रुपीज की नोट्स जो है, 50 रुपीज की नोट्स जो है, वो 10 रुपीज की नोट्स है. वो कितनी है, नंबर ऑफ नोट्स कितनी है, 2x, 3x एंड 5x. तो 100 वाली कितनी हुई भाई, 2x हुई. देन 50 वाली कितनी हुई, 3x हुई. और 10 वाली कितनी हुई, 5x हुई. ओके, तो ये तीन चीज हमें यहां से पता चली कि नंबर ऑफ नोट्स कितनी है. 100 वाली नोट्स 2x है, 50 वाले नोट्स 3x है और 10 वाले नोट्स 5x है. देन अमाउंट ऑफ द रुपीज, दैट रुपीज 100 नोट्स, टोटल अमाउंट कितनी है 100. अगर मान लो कि हमारे पास 100 रुपीज की जो नोट्स हो कितनी है, 2x नोट्स है. ये 2x भूल जाओ. मान लो कि आपके पास 100 रुपीज की 10 नोट्स है, 100 रुपीज की 10 नोट्स है. तो अभी आपके पास टोटल अमाउंट कितनी हुई, क्या पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, सो दैट इज 1000. तो वो तो हमारे पास पर्टिकुलर नंबर था, वहां पे 10 नोट है. यहाँ पे क्या है, 2x नोट है, तो सेम वही करेंगे ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 2x. यहाँ पे 10 था तो हमने 100 मल्टीप्लाई बाय 10 किया था, 10 नोट्स थे तब. यहाँ पे ये जो नोट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ नोट्स वो कितनी है, 2x है. तो क्या कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 2x, 100 मल्टीप्लाई बाय 2x. तो उससे मिल रहा है 100 into 2 is 200, 200x. ये मिल गई हमें, अमाउंट मिली 100 रुपीज के लिए. जैसे 50 रुपीज के लिए हो जाएगा 50 into 3x, तो हो गया 150x. सेम थिंग हम करेंगे रुपीज 10 के लिए, रुपीज 10 के लिए भी, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5x, तो हो गया 50x. बस यही कॉमन प्रोसेस जो है हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं है. ये हमें अमाउंट मिला रुपीज 100 का, 50 का और 10 का. यहाँ क्या कहा है, टोटल केस दैट इज 4 lakh. टोटल केस इज 4 lakh. यहाँ से मैं इन तीनों को ऐड करूं, यानी कि इन तीनों को मैं ऐड करूं तो कितना होगा, 4 lakh होगा. उससे हमारा इक्वेशन मिलेगा. चलिए देखते हैं क्या हुआ. इन तीनों को ऐड किया मैंने, 200x प्लस 150x प्लस 50x. तो टोटल जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 4 lakh मिल रहा है. अभी इसको सोल्व करना है. ठीक है, और ये इसी से जो हमें मिला था वो ये चीज मिली है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो हमें कितना मिला है, 200x प्लस 150x प्लस 50x. सो 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 lakh. ये सारे के सारे लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म हम ऐड कर सकते हैं. तो ये 200 प्लस 150 प्लस 50, 150 and 50 is 200, 200 plus 200 is 400. तो ये हो गया 400x is equals to
4 lakh इज इक्वल्स टू 4 lakh। चलिए आगे, अभी यहां पर क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल्स टू 4 lakh अपॉन x इज इक्वल्स टू 4 lakh अपॉन 400। तो यहां पे कैंसिल करेंगे हम, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, इसको पूरे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा, ये 4 1 जाओ, कितने 0 है 3 0, हाँ 3 0 स्कूल कर दी। यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिली 1000, वो मिली 1000, x की जो वैल्यू मिली है वो 1000। ये हमारा आंसर है, पर हमारा एक्चुअल आंसर ये नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हमें 100 की, 50 की और 10 की नोट्स फाइंड करनी है कि वो नोट्स कितनी है। तो चलिए करते हैं। नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹100, ₹50 एंड ₹10। ₹100 की नोट कितनी हो जाएगी, कितनी थी, ₹100 की नोट थी हमारे पास 2x। ₹100 की हमारे पास जो नोट है वो 2x है, तो 2x करेंगे यहां पर, ये जो है वो 3x और ये है 5x। पर वेरीफाई कर लेते हैं करेक्ट, यस 50 की 3x एंड 10 की 5x। जस्ट x की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 into x that is 1000, ये हो गया 2000। 3x, so 3 multiplied by 1000, so that is 3000, and at last it's 5x, so 5 multiplied by 1000, so that is 5000। so total notes कितनी हुई, 5000, 3000 and 2000, that is 10,000। so total जो notes है वो कितनी है, 10,000 है। हमें क्या पूछा था, how many notes of each of the denominations। तो हर एक डिनोमिनेशन की नोट्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। 100 की जो है that is 2000, for 50 that is 3000 and for 10 that is 5000। चलिए आगे देखते हैं। I have a total of ₹300 in coins of denominations ₹1, 2 and 5। ओके, टोटल 300 रुपीज के कॉइन है हमारे पास, पर कौन से कॉइन यूज किए हमने, ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के। ये नंबर ऑफ ₹1 के कॉइन, नंबर ऑफ ₹2 के कॉइन एंड नंबर ऑफ ₹5 के कॉइन की अमाउंट फाइंड करके उसको जोड़ दे दो, कितना मिलेगा, 300 मिलेगा टोटल दिया हुआ है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइंस। ओके, यहां से हमें उसका रिलेशन फाइंड करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आगे क्या दिया है, द नंबर ऑफ टोटल कॉइन इज 160। तो मतलब ₹2 के, ₹3 के, ₹5 के, सॉरी ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के कॉइन अगर मैं जोड़ दूं तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज x। 5 को ही तो x लिया, क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट करो, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। 5 के साथ कंपेयर किया है, 5 के साथ कंपेयर किया है, तो हमें यहां पर ₹5 के कॉइन तो मिल गए, नंबर ऑफ कॉइन वो कितने मिले, x। अभी देखना है नंबर ऑफ ₹2 के लिए और ₹1 के लिए, उन दोनों के लिए कैसे मिलेगा, उसी में से मिल जाएगा। देखो, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 5। तो 5 के जितने भी कॉइन हैं उससे 3 गुना है किसके कॉइन, ₹2 के। तो ₹2 के कितने हो जाएंगे, 3 गुना, यानी कि x का 3 गुना कितना हो गया, 3x। ठीक है, देखो मिल रहा है 3x। चलिए अभी ये लास्ट वाला पता नहीं चल रहा कैसे फाइंड करें ₹1 के लिए, कैसे करेंगे। देखो टोटल दिया है 160, टोटल दिया है 160, तो मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी आएगा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल 160 मिलना चाहिए ना, 160 मिलना चाहिए। तो अगर इन दोनों को जोड़ के मैं 160 में से माइनस करूं तो भी मिल सकता है, जैसे कि 160 माइनस x माइनस 3x ऐसे कर लूं तो भी होना चाहिए। कैसे, द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इज इक्वल टू 160 माइनस द कॉइन ऑफ ₹5 एंड ₹2। तो बस इसी को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। सो 160 माइनस ये जो 3x प्लस x क्या है, 3x प्लस x क्या है, ₹5 के और ₹2 के कॉइन, ₹5 के और
5 को रुपीज 2 के कॉइन, तो 3x प्लस x इज 4x, तो कितना मिला 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x किसके लिए मिला हमें रुपीज 1 के लिए, 160 माइनस 4x रुपीज 1 के लिए, तो रुपीज 5 के लिए मिला x 3x एंड 160 माइनस 4x, ये तीन हमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिले हैं रुपीज 5, रुपीज 2 और रुपीज 1 के लिए। आगे अमाउंट टोटल अमाउंट 300 दी है, तो मतलब कि मानो कि ये जो नंबर ऑफ कॉइन है उसके अमाउंट में फाइंड करूं तो मुझे 300 मिल जाएगा, तो उसके लिए कैसे किया, रुपीज पहले तो रुपीज 1 की कॉइन के रुपीज 1 के जितने भी कॉइन है उसके अमाउंट फाइंड करते हैं, वो कैसे होगा 1 इनटू नंबर ऑफ कॉइन, 1 इनटू नंबर ऑफ कॉइन, तो वो कितना हो रहा है 1 इनटू नंबर ऑफ कॉइन है हमारे पास 160 माइनस 4x, तो उसका मल्टीप्लिकेशन किया। रुपीज 2 के लिए क्या होगा 2 इनटू नंबर ऑफ कॉइन, 2 इनटू नंबर ऑफ कॉइन 3x, तो उसमें से हमें रुपीज 2 की अमाउंट मिली, रुपीज 5 के जितने भी कॉइन है उसके अमाउंट कितनी मिलेगी 5 इनटू नंबर ऑफ कॉइन, वो x है तो 5x हो गया। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों अमाउंट मिली है, इन तीनों अमाउंट को ऐड करो तो कितना होना चाहिए 300 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होना चाहिए 300 होना चाहिए, तो उसी का बेस पे हमने ये इक्वेशन बना लिया, ठीक है। उन तीनों को ऐड किया, देखिए पहले मैंने ये ले लिया, ये रुपीज 1 के लिए, देन दिस इज फॉर रुपीज 2 एंड एट लास्ट दिस इज फॉर रुपीज 5, तो उसको तीनों को ऐड कर रहे हैं, कितना मिल रहा है हमें 300 मिल रहा है। तो इसी का यूज करके हम इसी इक्वेशन को यूज करके ये पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 160 माइनस 4x प्लस 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। एक बार देख लेते हैं, सही है 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। चलो बिल्कुल सही है, लाइक टर्म्स ये ओके। 6 and 5 11 minus 4 that is 7, तो कितना मिला 160 plus 7x is equals to 300। अभी तो इजीली अभी तो आपको बहुत अच्छे से आता है इक्वेशन कैसे सोल्व करना। 7x is equals to 300 minus 160, तो क्या हो जाएगा 7x is equals to 300 minus 160 that is 140, तो x कितना मिलेगा 140 upon 7, तो x कितना मिला भाई x मिला हमें 20, x मिला 20। बस इसी का यूज करके हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है हाउ मेनी कॉइन्स व्हिच ऑफ डिनोमिनेशंस आर विद मी। हमारे पास जो हर एक डिनोमिनेशन है रुपीज 5 रुपीज 2 एंड रुपीज 1 उसके नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। तो चलिए नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करते हैं। अभी नंबर ऑफ कॉइन of rupees 5, then number of coin of rupees 2, and at last number of coin of rupees 1। 5 के हमने एज्यूम किए थे x, 2 के हुए थे 3x और 1 के हुए थे 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। बस इसको सॉल्व करना है। x की वैल्यूज प्लेस करेंगे इसमें, 20x की वैल्यू जो मिली है बस यहाँ पे प्लेस कर देनी है। 1 तो 20 हो गया, ये हो जाएगा 3 into 20, ये रहेगा 160 माइनस 4 ब्रैकेट 20, सो दिस इज 60, दिस विल बी 160 माइनस 80, so that is 80। तो 20, 60 and 80, अगर इन तीनों का सम करते हो कितना मिल रहा है देखो 60 and 20 80, 80 80 160। यहाँ कहा था देखो कि टोटल अगर नंबर ऑफ कॉइन हम ऐड करें तो कितना मिल रहा था 160, यहाँ दिया है 160, ठीक है। बस नाउ लास्ट the organizers of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win get rupees 25। तो मतलब कि जिन्हों को जो भी पार्टिसिपेंट सभी को कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिल रही है, जो कंपटीशन को विन किए हैं उन सभी को मिलेगा रुपीज 100 और जो विन नहीं किए हैं उसे मिलेगा 25। तो मतलब दो में डिस्ट्रीब्यूट किया है,
एक तो 100 में 25 है। उसके बाद दिया है द टोटल प्राइस ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज रुपीज 3000। तो टोटल प्राइस जो विनर्स को एज वेल एज पार्टिसिपेंट को सबको जो प्राइस दिया है वो सबका हम ऐड करके टोटल मिल रहा है 300। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर और नंबर ऑफ हमें फाइंड करना है सिर्फ नंबर ऑफ विनर फाइंड करना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए हैं। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हमारे पास 63। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि विनर x है, तो पार्टिसिपेंट के लिए हमें टोटल पार्टिसिपेंट तो पता है भाई 63। तो 63 में से x तो विनर हो गए, तो जो विन नहीं हुए वो कितने हो जाएंगे 63 माइनस x। तो ये जो है जो विनर नहीं हुए हैं वो है 63 माइनस x। अभी अमाउंट जो विनर को मिल रही है वो कितनी मिल रही है अभी 100 रुपीज हमारे। तो कितने अमाउंट गए 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ विनर्स। विनर कितने हैं x, तो 100 रुपीज उसके लिए चले गए। उसके बाद क्या होगा द अमाउंट गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स वो डिड नॉट विन, कि जो विन नहीं हुए हैं वैसे पार्टिसिपेंट कितने हैं पहले तो 63 माइनस x, उसे कितने मिल रहे हैं 25 रुपीज। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 63 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 25। तो उसी को यहाँ पे ले लिया है 63 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 25। उसी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से वो मिल जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो अमाउंट मिली वो किसके लिए है वो डिड नॉट पार्टिसिपेट। अभी इन दोनों को इसको और इसको अगर मैं सम करूं तो कितना मिलना चाहिए मुझे रुपीज 3000। बिकॉज उन दोनों को अगर सम करेंगे तो बोला है यहाँ पे कि अगर टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटेड मनी है दैट इज रुपीज 3000। तो चलिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये क्या है 100x, ये जो विनर के लिए था ये है, जो विन नहीं है उसके लिए। इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो मिल जाएगा हमारा आंसर दैट इज 3000। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे। 100x एंड माइनस 25x, 100x minus 25x that is 75x, this is a plus 1575 is equals to 3000. So 75x is equals to 3000 minus 1575. So 75x is equals to 3000 minus 1575. So here 10 here 9, and this is 2. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 5 is 4, 2 minus 1 is 1, 1425. आगे देखते हैं। Therefore 75x is equals to 1425, 1425। तो यहाँ पे हो जाएगा x is equals to 1425 upon 75। तो अभी यहाँ पे टर्म रिड्यूस करेंगे। चलिए टर्म रिड्यूस करते हैं। क्या होता है इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1425 अपॉन 75 को। तो दिस इज 15 5 एंड इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 2 देन दिस इज 4 और 5 8 एंड 5 5 का कैंसिल हो जाएगा। एंड 15 से अगर इसको करें तो हो जाएगा 15 1 15 एंड वापस 5 से 5 5 25 5 7 this is 3 19। so x is equals to 19 हमें मिला। x is equals to 19। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो हमारे विनर्स कितने थे x। so the last statement that is number of winners are 19 okay। so this is how we can calculate these questions। now this was the exercise 2.2। तो एक बार अच्छे से वापस रिवाइज करना क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स हमसे एक आपको सिचुएशन को आपको यहाँ पे हैंडल करना है जिसमें से आपको एक इक्वेशन बना के उसे सॉल्व करना होगा। तो अच्छे से बारी गए सारे क्वेश्चन देखिए। अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट्स है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली वी विल चेक इट एंड वी विल ट्राई टू रिव्यू फॉर दैट। थैंक यू। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.